हेलो साथियों, फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे टेस्ट 4 आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन की, जिसमें 45 क्वेश्चन आए थे। इन 45 क्वेश्चन को मैंने 15-15 के 3 सेट में तोड़ दिया था। पहला 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, अपलोड कर दिया गया था। आज अपन बात करेंगे दूसरे पार्ट के सॉल्यूशन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा और 75 तक चलेगा। ठीक है, अगले जो नेक्स्ट अपने वीडियो है उसमें 76 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक चलेगा। तो साथियों, मैं सुभाष बाम्बू JSO सेकंड रैंक से अभी सिलेक्ट हुआ हूँ। उससे पहले मैं जूनियर केमिस्ट 6th रैंक से सिलेक्ट हुआ था। मैंने RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुका हूँ, ASIP का इंटरव्यू दे चुका हूँ, PhD मेरी चल रही है अभी। इसके साथ में नेट JRF 2 बार निकाल चुका हूँ 52 रैंक से और 66 रैंक से। मैंने IIT JAM का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने ऑल इंडिया 47 रैंक आई थी, ऑल इंडिया 47 रैंक आई थी, जिसके बाद में मैंने IIT बॉम्बे से MSc केमिस्ट्री में की थी। ठीक है साथियों, और भी हमारी फैकल्टी है जितेंद्र हुड्डा सर, जो हाल ही में संस्कृत डिपार्टमेंट में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी इनकी 37 रैंक आई थी पिछले वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, शालिनी मैडम, इन्होंने भी IIT JEE मेंस निकाल चुके हैं, IIT JAM क्वालिफाई कर चुके हैं, DU इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट नेट इंटरव्यू कॉल भी दे चुके हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसी प्रकार हमारे प्रियंका मैडम, जो भी RPSC में 2nd ग्रेड साइंस टीचर है। तो साथियों, अब बात करेंगे अपन 61 की क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन। क्या बोला है 61 क्वेश्चन? 1 मोल N2 तथा 2 मोल H2 को 1 लीटर के जार में अभिक्रिया कराई जाती है तो साम्य अवस्था पर 0.8 मोल NH3 बनता है। तो जार में H2 की सांद्रता है, तो जार में H2 की सांद्रता है। ठीक है साथियों, तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हमें पता है कि इसकी रिएक्शन होती है N2 + 3H2 से 2NH3। ये बोल रहा है N2 प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं NH3। एक तो जब भी इस तरह के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ये बैलेंस इक्वेशन हम सीख चुके हैं किसमें? रेडॉक्स में। यदि किसी को नहीं आती हो तो आप रेडॉक्स का वीडियो देखोगे तो आप वहाँ से बैलेंस इक्वेशन आराम से लिख सकते हो। तो हमने यहाँ से बैलेंस इक्वेशन लिख ली। इसके बाद में देखो आपने क्या दिया हुआ प्रारंभ में, जब अभिक्रिया शुरू होती है प्रारंभ में क्या दिया हुआ है? इसके 1 मोल दिया हुआ है, इसका कितना 2 मोल दिया हुआ है। शुरू में हमें पता है इसका कोई भी मोल नहीं होता है। ठीक है, ये 2 है। कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम आता है, हमें पता है इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से कुछ अल्फा मोल कम होंगे। जब इसका अल्फा कम होगा तो इसमें 3 गुना कम होंगे, तो इसमें 2 - 3 अल्फा मोल कम होंगे। जब ये 1 अल्फा कम हो रहा है, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 अल्फा मोल बनेंगे। ठीक है, ये अपने इक्विलिब्रियम को कैसे सेट करना है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये अपना बेसिक स्टेप है। कि सबसे पहले हम N2 के अल्फा मोल को लेके चलेंगे। भाई इसका अल्फा मोल का वियोजन हो रहा है, तो इसके 1 मोल से इसके 3 मोल, इसका मतलब इसका अल्फा हो रहा है तो इसका 3 अल्फा मोल के कमी आएगी। ठीक है, जो इसके प्रारंभिक मोल में से कम होंगे। क्योंकि इसके प्रारंभिक मोल कुछ भी नहीं है NH3 के, तो इसमें कितने जो मोल वियोजन हो रहा है उतने ही इसमें बनेंगे। तो यहाँ से अल्फा वियोजन हो रहा है, ये 1 का अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे 2 के लिए कितना बनेगा? 2 अल्फा बनेगा। तो ठीक है, अब हमें पता है, हमें पूछा है इक्विलिब्रियम पर कितना NH3 बन रहा है। इक्विलिब्रियम पर NH3 की सांद्रता दी हुई है। कितनी दी हुई है NH3 की सांद्रता? 0.8 दी हुई है। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे NH3 कितना है? 2 अल्फा। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी? 0.8। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। और हमें क्या पूछा? H2 की सांद्रता। तो H2 की सांद्रता कैसे निकालेंगे? H2 की सांद्रता ये रही इक्विलिब्रियम पे कितनी? 2 - 3 अल्फा। तो कैसे निकालेंगे? 2 - 3 अल्फा वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4। तो 2 - 3, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 0.4 तो 1.2, तो कितने आ जाए? 0.8। तो ये किस पे सांद्रता है? ये अपनी इक्विलिब्रियम पे H2 की सांद्रता है। कितनी? 0.8।
ठीक है साथियों। तो जब भी इक्विलिब्रियम का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, किसके कितनी मोल से किसका कितना मोल बन रहा है, इसी कंसेप्ट पे अपने को काम करना है। फिर अपने इक्विलिब्रियम पे सांद्रता दी हुई तो उसकी वैल्यू रख देंगे, उससे अपना अल्फा निकाला, उसके बाद H2 का पूछा हुआ है, H2 पे इक्विलिब्रियम 2 - 3 अल्फा है, अल्फा वैल्यू हमें पता है तो हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, A2 + 2B2 से 2AB2 प्लस उष्मा तो साम्य अवस्था दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। अपने को कंडीशन पूछा है, हमें क्या दिया हुआ है, A2 + 2B2 से क्या बन रहा है अपना, से 2AB2 प्लस उष्मा। मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब भी उत्पाद में उष्मा निकल रही हो प्लस दिया हुआ तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी के लिए मैंने क्या बताया था, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे आप तो ये किस में जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से पश्चिम दिशा में, और टेम्परेचर कम करोगे आप तो किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। अग्र दिशा को बोलते हैं अपने राइट साइड में जा रही है तो यानी दाईं तरफ, और ये बाईं तरफ। ये अपने यदि किसी को नहीं पता हो तो ये पिछले वाले वीडियो में अपने लिखा हुआ है पूरा। ऊष्माक्षेपी के लिए इसका जस्ट ऊष्माशोषी के लिए होगा, और ऐसे प्रेशर का भी मैंने दे रखा। प्रेशर में क्या दिया मैंने कि प्रेशर बढ़ाओगे तो जहाँ रिएक्शन वहाँ जाएगी, रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल कम होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे, कम हो। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल एक दूसरे की इन्वर्स चलते हैं। यदि प्रेशर कम करोगे तो नंबर ऑफ मोल जिस साइड बढ़ेंगे उस साइड रिएक्शन जाएगी। तो देखो ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमें पूछा हुआ दाईं तरफ, तो दाईं तरफ कब जाएगी, जब टेम्परेचर कम करोगे। तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर घटा रहा है, ये हो सकता है, टेम्परेचर घटा ये हो सकता है, ये कट नहीं होगा। तो बी और सी में होगा। अब दूसरी बात अपने को जाना है ऐसे लेफ्ट टू राइट, यानी प्रोडक्ट बनना चाहिए। प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब क्या हो, यहाँ से 4 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है, तो मोल की संख्या कम हो रही है, मोल की संख्या कम हो रही है। तो मोल की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या, मोल की यदि संख्या कम होगी तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो दाब बढ़ाना पड़ेगा अपने को। तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, दाब घटा रहे हो, नहीं, तो दाब बढ़ा रहे हो, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन। तो अपने को मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी को नहीं आ रहा हो तो इससे पहले वाला वीडियो चेक करो आप, जिसमें मैंने ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रेशर, वॉल्यूम सबका बताया। मोटा मोटा आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया बाईं तरफ जाएगी यानी बैकवर्ड जाएगी, और यदि टेम्परेचर कम करोगे अभिक्रिया फॉरवर्ड जाएगी यानी दाईं तरफ जाएगी। उसी प्रकार प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं, प्रेशर कम करोगे तो वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितनी है, 3, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितनी है, 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितनी है, 2। तो किस में कम हो रहा है, प्रोडक्ट साइड कम हो रहा है। तो रिएक्शन यदि प्रोडक्ट साइड की तरफ भेजनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए 62। अब बात करेंगे 63 की। 63 देखो 63 में क्या दिया हुआ है, एक्स से वाई प्लस जेड बन रहा है, एक रिएक्शन है। दूसरी ए से 2b बन रहा है। इनके Kp1 और Kp2 के मध्य का अनुपात दे रखा है, Kp1 और Kp2 का अनुपात दे दिया, और x और a की वियोजन की मात्रा बराबर हो तो साम्य अवस्था पर दोनों के दाब का अनुपात पूछा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, x से क्या बन रहा है, y प्लस जेड। मान लेते हैं इसका कोई स्टार्टिंग में प्रेशर P था, यदि इसका P से हम मानते हैं इसके P से कोई अल्फा प्रेशर कम हो रहा है, अल्फा प्रेशर कम हो रहा है, तो इसका कितना बन रहा है, यदि इसका P प्रेशर था टोटल तो P से अल्फा कम होगा तो हम क्या कैसे चेक, इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे P से P इसका पहला था उसके से अल्फा कम हो रहा है तो P × 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा P अल्फा, और ये भी P अल्फा बनेगा। तो इसके लिए हम Kp लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P अल्फा यानी x की प्रेशर इंटू y का z का प्रेशर कितना है, P अल्फा अपॉन x का प्रेशर, x का प्रेशर कितना है, P × 1 माइनस अल्फा। तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, P अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये Kp1 आ गया। अब दूसरी रिएक्शन क्या दी हुई है, A से 2b। मान लेते इसका कोई दूसरा प्रेशर आ होगा P0, चूँकि इनकी वियोजन की मात्रा बराबर है, वियोजन की मात्रा बराबर है तो इसमें से भी कितना कम होगा, 1 माइनस अल्फा कम होगा। ये इसके 1 से ये 2 बन रहा है तो इसके कितना बनेगा, 2P0 अल्फा बनेगा। इसके लिए Kp2 लिखो आप।
तो 2p0 अल्फ़ा का स्क्वायर आएगा अपॉन p0 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा आएगा। तो देखो ऊपर क्या आएगा, p0 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन p0 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। p0 से एक p0 चला गया, 4p0 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गया kp2। ये इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो kp1 अपॉन kp2 निकालो आप, तो p अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ऐसा आएगा, इंटू देखो नीचे आ जाएगा 4p0 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा से 1 माइनस अल्फ़ा चला गया, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, ये आ गया p अपॉन 4p0। हमें पता है kp1 अपॉन kp2 का मान कितना दिया, 9:1, तो 9:1 दिया हुआ है। किसकी वैल्यू p अपॉन 4p0 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या पूछा, कुल दबाव का अनुपात पूछा हुआ है, तो pn पहले वाले का प्रेशर और p0 दूसरा प्रेशर, इसका अनुपात पूछा हुआ है। तो इसका अनुपात कैसे करेंगे, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 चौक 36:1। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 36:1। तो देखो यदि आपको केपी निकालना आता है, सीधा सीधा केपी और कैसे निकालना आता है, तो आप सीधे सीधे निकाल लो। केपी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यदि ये कंसंट्रेशन ले रहे हो तो हम कैसे निकालेंगे, और यदि यहाँ पे प्रेशर ले रहे हो तो हम क्या निकालेंगे, केपी निकालेंगे। पहली बात तो ये, तो हमने केपी निकाल लिया इसका। इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाई और जेड, तो वाई का प्रेशर पी एल्फा आ जाएगा, जेड का प्रेशर पी एल्फा आ जाएगा अपॉन रिएक्टेंट यानी एक्स का प्रेशर कितना आएगा, पी इंटू 1 माइनस एल्फा। तो ये अपना आ गया। इसी प्रकार हमें पता है कि यदि इन दोनों के प्रेशर तो सेम हो नहीं सकते, शुरू में अलग अलग प्रेशर रहे होंगे, तो इसका यदि पी है तो इसका प्रेशर हमने पी नोट मान लिया, और वही यदि पी नोट से कितना कम हो रहा है, 1 माइनस एल्फा है। हमेशा इस तरह से हमें ये नहीं लिखना कि पी नोट माइनस एल्फा, ये नहीं होता। ये यदि पी नोट है तो इसमें से पी नोट के टर्म में ये तो कितना परसेंट कम हो रहा है, जैसे 5%, तो ये थोड़ी ना 4 एटीएम प्रेशर था उसमें से 5% कम कर, नहीं, कितना 4 एटीएम प्रेशर तो 4 एटीएम का 5%। तो समझ रहे, जैसे P माइनस पी एल्फा, याद इस तरह से लिखोगे आप तो P कॉमन आएगा आपका, ठीक है, और 1 माइनस एल्फा हमेशा इस तरह से लिखना होता है। तो P आप सीधा सीधा P बाहर रख लो, 1 माइनस एल्फा रख लो। इसी प्रकार यहाँ पे P नोट बाहर रखो, 1 माइनस एल्फा करोगे तो KP1 और KP2 आ जाएगी। KP1 अपॉन KP2 वैल्यू दी हुई, हमें P अपॉन P नोट की वैल्यू पूछी हुई है। तो ये अपना कौन सा 63, अब बात करेंगे 64 की। 64 में क्या दिया हुआ है, K1 और K2 अभिक्रिया के क्रम में से साम्य स्थिरांक है, तो इनमें रिलेशन पूछा है। K1 और K2 में संबंध पूछा है एक तरीके से। देखो तो K1 कौन सी रिएक्शन का है, N2 प्लस O2 से 2NO, इसकी वैल्यू क्या है K1। दूसरे क्या दिया, NO से हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2, इसको K2 बोला हुआ है। हमें पता है K1 से K2 कैसे निकाले हम K2, तो पहले वाली अभिक्रिया इसमें हमें पता है कि देखो ये हाफ आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आधा आ रहा है। इसका मतलब पहली रिएक्शन को हम किससे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 से डिवाइड करो। तो मैं बोल रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से गुणा करो। गुणा करने पर क्या आएगा, हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 से NO बनेगा। हमें पता है कोई भी रिएक्शन, मैंने कल ही बताया था कि नया K डैश आएगा, वो यदि आप गुणा करोगे तो K की पावर में N आएगा, जिससे N का मतलब जिससे आप गुणा कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे K1 दिया हुआ है, पहला K, ये K डैश आ रहा है, और इसकी पावर में N कितना है, हाफ से गुणा कर रहे हो ना, तो 1/2 आ जाएगा, ये K डैश आ जाएगा। ये भी देखो अभी भी अपनों की सेम रिएक्शन नहीं मिल रही। अब इसको इन्वर्स कर दो, अब अभिक्रिया को इन्वर्स कर दो, अभिक्रिया को उल्टा करने पर अब अभिक्रिया को उल्टा करेंगे तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, NO से हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2। हाँ, अब हम अभिक्रिया हमारी समान होगी, ठीक है। अभिक्रिया को उल्टा करेंगे तो हमें पता है जो नया K डैश आएगा, K डबल डैश मान लो या फिर K डैश मान लो, कुछ भी मान लो, नया K डैश आएगा, वो क्या आ जाएगा, जो अभिक्रिया हमारे पहले थी उसका 1 अपॉन हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट के अंदर K1 एंड 1 अपॉन K1 की पावर 1/2, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 अपॉन K1 का रूट भी लिख सकते हो, रूट K1। ये आ गया K डबल डैश। अब चूंकि ये हमें पता है, ये इसका हमने क्या माना K डबल डैश, और ये हमें क्या दिया हुआ, K2 दिया हुआ, तो K डबल डैश बराबर ही तो K2 है। तो K2 की वैल्यू कितनी है जी, 1 अपॉन रूट के अंदर K1। ये एक दूसरे के बीच में संबंध है। अब देखो ऑप्शन सेट करो आप,
हमें इसको क्या करूँगा, स्क्वायर करो आप, तो K2 का स्क्वायर करोगे तो 1/K1 आ जाएगा, और K1 इधर लेके चलेंगे तो 1/K2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन। जब भी आपको इस तरह की रिएक्शन दी हुई हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को, दूसरी रिएक्शन को पहली रिएक्शन से कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहला काम हमें इसमें देखो कि प्रोडक्ट क्या इसके जो कोफिशिएंट है वो सेम है। यदि कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम जिस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है या गुणा करना है वो अपने उसके हिसाब से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 से गुणा किया, हमें पता है 1/2 आप तो कभी भी ये आपको याद नहीं रहे, तो गुणा वाला हमेशा क्या होता है, गुणा करने के बाद में जो K डैश आता है वो पहले वाले का n हो जाता है। भाग दोगे आप, भाग दोगे तो K डैश होगा वो K का 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। और यदि आप जोड़ोगे, जोड़ने पर K डैश होगा वो K1 × K2 हो जाएगा, और घटाव करने पर, घटाव पर क्या आएगा, K डैश की वैल्यू K1/K2 आ जाए। बस ये चार चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो 1/2 से गुणा किया तो ये देखो n की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद उल्टा किया, इन्वर्स करने पर हमेशा उसका K डैश 1/K हो जाएगा। यहाँ पे और लिख लो, इन्वर्स करने पर, उल्टा करने पर K डैश होता है वो 1/K में चला जाता है। तो 1/K, तो यहाँ पे K डबल डैश हो 1/K1 डैश, और K1 डैश की वैल्यू 1/K1 का रूट आ गया। यहाँ पे K डैश की वैल्यू आ गई, और ये K डैश K2 है तो 1/K1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन अपने सही होने ही चाहिए। ये एग्जाम में से क्वेश्चन खूब क्वेश्चन आते हैं और हमें इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 64। अब बात करेंगे 65 की। 65 में क्या दिया, कौन सा अणु या आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। देखो लुईस अम्ल जो क्या होता है, लुईस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट है नहीं, ग्रहण करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, लुईस अम्ल। इसी प्रकार लुईस बेस किसको बोलते हैं, लुईस बेस जो लोन पेयर को डोनेट करे या त्याग करे, उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो हमें क्या करना है, एस से जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसमें डेफिशिएंसी हो, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी हम किससे देखते हैं, एस्टक नियम से। यदि कोई एस्टक नियम का मतलब उसके सेंट्रल एटम में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि किसी के सेंट्रल एटम में, यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वह लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा। लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा, बिहेव या व्यवहार करेगा, बिहेव बोल दो या व्यवहार करेगा। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन, इसमें OH माइनस, हमें पहले से ही पता है। यदि कहीं माइनस आ गया, माइनस का मतलब इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर हो गया एक तरीके से। तो ये लोन पेयर देने के लिए होगा, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, तो लेविस बेस हो गया। ये तो क्या हो गया, लेविस बेस हो गया। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन देखो, H2O पास हमें पता है 2 लोन पेयर होते हैं। जहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या हो गया, लोन पेयर को डोनेट करेगा। एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रॉन अधिक पड़े हैं भाई। लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े, तो ये जल्दी से आसानी से दे सकता है। तो ये क्या करेगा, ये भी डोनेट करेगा लोन पेयर, और डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेविस बेस बोलेंगे। डी ऑप्शन देखो आप, NH3, हमें पता है NH3 के पास में 1 लोन पेयर होता है, तो ये भी डोनेट करेगा और ये भी क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। तो ये 3 तो लेविस बेस हो गए। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी AlCl3। अब AlCl3 में देखो आप, AlCl3, Al को ऐसे लिखो आप, Cl और Cl। देखो हमें पता है एक बॉन्ड, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की उसमें शेयरिंग होती है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एस्टक के लिए, एस्टक नियम के अनुसार
अनुसार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस अम्ल। तो ये लुईस अम्ल होगा, तो ये लुईस एसिड होगा। आगे बात समझ में? तो लेविस एसिड निकालना हमें सीधा सीधा या तो एस्टाइरीन देखो या आप उस ऑप्शन में देखो जहाँ लोन पेयर होंगे तो वो हमेशा लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हमें लेविस एसिड जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो कहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी है? AlCl3 में होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम 66 की। 66 में क्या दिया? किसी विलियन का जिसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 10⁻⁻10 है, तो pH यहाँ हाइड्रोनियम नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH-। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻10। तो हमें पता है यदि हम OH दिया हुआ तो हम क्या निकालेंगे? POH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH- की कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग ऑफ OH- क्या हो गया? 10⁻10। मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे माइनस क्या बताया था? लॉग ऑफ 10⁻⁻x जितना भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? -x के बराबर आएगी। तो यहाँ पे -x में क्या है? 10 है, तो -10 आ जाएगी। तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। POH की वैल्यू 10 आ गई। हमें पता है PH प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। तो PH बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 4। तो pH कितनी आ जाएगी? 4। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हमें यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन नहीं दिया हुआ, हाइड्रोनियम आयन की बजाय यहाँ पे क्या दिया हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन की होगी। ये हो गए 66। अब बात करेंगे हम 67 की। 67 में क्या दिया हुआ है? 10⁻⁻8 मॉडुलर HCl के जलीय विलयन की H+ आयन की सांद्रता दी हुई। अब देखो कैसे निकालते हुए। HCl है, हमें पता है HCl क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है जो कि 100% टूटता है, जो कि 100% टूटता है। तो HCl किस में टूटेगा? H++ Cl- में। तो यहाँ पे कितना? 10⁻8। शुरू में कुछ नहीं होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा टूट जाएगा। 10⁻8- ये बना लेगा और 10⁻8- ये बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके एक से इन दोनों के एक बन रहा है। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻8 मोल। ठीक। दूसरी बात, हमें पता है, हम साधारण वैसे जानते हैं कि सॉल्यूशन में वाटर भी होगा, और वाटर की pH कितनी होती है? नॉर्मल pH उदासीन होती है, pH 7 होती है। तो वहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻7। अब देखो ये भी 10⁻7 है, ये 10⁻7, तो एक दूसरे कंपेरिजन में तो ज़्यादा छोटा नहीं है, 10 के 0.1 का ही फ़र्क है। तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब भी हमारी कंसंट्रेशन 10⁻7 से के आसपास हो तो हम उसको ये वाटर वाली pH जो वाटर वाली H+ है कंसंट्रेशन, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो टोटल H+ की सांद्रता, की सांद्रता कैसे कितनी हो जाएगी? देखो ये H+ कहाँ से आ रहा है? एसिड से, प्लस एक H+ कहाँ से आ रहा है? पानी से। दोनों H+ आ रहे हैं, एक एसिड से आ रहा है और एक पानी से आ रहा है। H+ एसिड से कितना आ रहा है? 10⁻8। पानी से कितना आ रहा है? 10⁻7। तो देखो मैं इसमें कॉमन क्या ले लूँगा? 10⁻7 कॉमन ले लूँगा। 10⁻7 दोनों तरफ डिवाइड कर दो आप, तो इसमें 10⁻8 अपॉन 10⁻7 हो जाएगा, प्लस 10⁻7 अपॉन 10⁻7 हो जाएगा। तो देखो 10⁻7 ये देखो ऊपर जाएगा तो 0.1 बच जाएगा। 10⁻1 इसको लिख दो 10⁻1 प्लस ये 1 हो ही गया। इसको कैसे लिखेंगे? 10⁻7, ये 10⁻1 का मतलब 1/10 प्लस 1, 1/10 को क्या लिखेंगे हम? 0.1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। 1.1 × 10⁻7। ये किसकी आ जाएगी? H+ की सांद्रता विलियन में। ये किस में आ जाएगी? विलियन में। ठीक है, विलियन में H+ की सांद्रता जिसमें एसिड भी है और वाटर भी है, दोनों मिला के कितनी आ रही है? 1.1 × 10⁻7। 1.1 × 10⁻7। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो जब भी आपको याद रखना है, जब भी आपको
एसिड है, प्रबल एसिड है, प्रबल एसिड की सांद्रता यदि 10 की पावर माइनस 7 के आसपास दी हो, 10 की पावर माइनस 6 दे दिया जाए, 10 की पावर माइनस 8 दे दिया जाए, यानी 1000 छोटी नहीं हो, जब तक 1000 गुना छोटी नहीं हो, 1000 गुना छोटी नहीं हो तब तक हम H2O से आने वाला H प्लस की सांद्रता को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना कि 1000 गुना से यदि छोटी नहीं है सांद्रता तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ओनली 10 का डिफरेंस, 10 गुना ही है, 10 गुना है तो इसमें हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे अपने 10 की पावर माइनस 10 दी होती तो कितने हो जाएगी 1000 गुना, तो 1000 गुना के केस में हम नेगलेक्ट कर सकते, समझ में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात कि जब तक कोई भी कंसंट्रेशन 1000 गुना छोटी नहीं है तब तक हम किसी भी कंसंट्रेशन को आपस में नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया अपना 67। अब बात करेंगे 68 की। 68 टी के पर, टी यानी टेम्परेचर पर केल्विन में डाईमेथिल एमीन का पीकेबी एंड एसेटिक अम्ल का पीके का मान दिया हुआ 3.27 4.77 है। तो डाईमेथिल एमीन अमोनियम एसीटेट आयन के पीएच का सही विकल्प है। तो देखो हमें पता है कि डाईमेथिल एमीन एक क्या होता है, वीक बेस होता है, और इसका पीकेबी कितना दिया हुआ है, पीकेबी दिया हुआ है इसका 3.27। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल भी क्या होता है, एक वीक एसिड होता है जिसका पीके दिया हुआ कितना दिया हुआ 4.77। हमें पता है वीक एसिड और वीक बेस पहचान करना आ गया अपने को। वीक स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सिर्फ हाइड्रोक्साइड, वो भी एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, इस टाइप के बेस एसिड होते हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड होते हैं, जितने भी जिसमें कार्बन आ गया वो सारे क्या होंगे, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अब बात देखते हैं, जब भी आपको वीक एसिड और वीक बेस दिया हो तो पीएच फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला होता है पीएच फार्मूला। वीक एसिड और वीक बेस का पीएच फार्मूला क्या होता है, 7 + ½ ऑफ PKA - PKB। अपने को बेस सीधा पहचान करनी है, यदि दोनों वीक है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, 7 + ½ ऑफ PKA - PKB, 7 + ½ ऑफ PKA की वैल्यू कितनी 4.77 माइनस PKB की वैल्यू कितनी दी हुई 3.27। तो देखो 7 + ½ ऑफ इसमें से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 3 यानी 1.5 आ जाएगा, और 1.5/2 कितना आ जाएगा 0.75। तो 7 + 0.75 क्या आ जाएगी 7.75। आपने क्या आना चाहिए आंसर 7.75। तो जब भी हमें वीक एसिड और वीक बेस दिया हो तो सीधा फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, उनके भी एक पीएच फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। यदि आप चाहो तो आप एक ही जगह इनके फॉर्मूले लिख लो। तो अपने 3 केस होते हैं, अपने देखते हैं कौन से 3 केस होते हैं। तो पहला केस कौन सा होता है, पहला केस में चल रहा हूँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक आप लॉजिक लगाओ, यदि स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब पीएच ज़्यादा होगी। बेस की पीएच क्या होती है 7 से ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वैसे पीएच 14 के पास चली जाती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच ज़्यादा होगी। तो हम पीएच फॉर्मूला होता है इसका ½ ऑफ PKW प्लस वीक एसिड होता है उसी के लिए के होता है डिफाइंड, तो PKA प्लस लॉग्स। तो जहाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के मामले में पीएच ज़्यादा होती है तो सारे देखो प्लस आएंगे, तो इसको ½ ऑफ PKW की वैल्यू हमें पता है 14 होती है, प्लस PKA प्लस log C, ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो देखो जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच उतनी कम होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा पीएच उतनी ही कम होगी। तो इसका सीधा फार्मूला होता है ½ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस log C। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दोनों यहाँ पे क्या आएंगे माइनस आएंगे, फिर ½ ऑफ 14 माइनस PKA माइनस log C। तीसरा फार्मूला कौन सा हो गया, वीक एसिड वीक बेस। अभी मैंने बताया था इसका फार्मूला क्या होता है
पी एच इक्व टू आएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, हाफ में कॉमन ले लूँ तो 14 प्लस पी के ए माइनस पी के बी। इसमें इतने याद रखना है अपने को, पी के प्लस होता है और पी के भी माइनस होता है। बाकी इसमें अपने याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो दोनों माइनस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो इसकी पी ज़्यादा होती है, दोनों प्लस में आएंगे। सॉरी यहाँ पे पी के बी आएगा क्योंकि वीक बेस दिया हुआ ना, तो पी के बी वीक बेस का होगा। चौथा ऑप्शन अपने क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट दे दिया जाए, इसके लिए हमेशा पीएच 7 आएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गए तो पी के भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पीएच 7 होगी। जैसे NaCl की पीएच पूछ ली जाए तो इसकी पीएच कितनी आएगी, 7 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा और HCl मिलेगा, दोनों क्या स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। जहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई सोल्ट आ जाए, लवण आ जाए, तो उसकी पीएच कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, ये 4 केस अपने को, इससे बाहर अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो अपनी सिर्फ 4 केस याद रखने हैं। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे प्लस, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सारे माइनस, वीक एसिड वीक बेस है तो सिर्फ पी के ए प्लस होगा, पी के बी माइनस होगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमेशा पीएच 7 रहेगा। आई होप कि ये आपको 4 कंडीशन समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे 69 की। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 69, BaSO4 की जल में विलेयता दी हुई है, तो विलेयता गुणांक पूछा हुआ है। तो देखो विलेयता हमें पता है, विलेयता का आप यूनिट देख लिया करो, विलेयता S होता है, इसकी यूनिट मैंने कल भी बताई थी, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। यदि अब देखो यहाँ पे विलेयता S कितना दिया हुआ है, 4.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, तो ये ग्राम है, हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ग्राम को यदि हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल। मोल क्या होता है, भार बटा अनुभार, ये क्या होता है, भार, और ये हो गया इसका अनुभार। तो हमें BaSO4 के अणुभार से भाग देंगे तो विलेयता मोल पर लीटर में आ जाएगी। तो जब भी ग्राम में दिया हो तो उसका अणुभार से डिवाइड कर दो, तो S बराबर क्या हो जाएगा, 2.42 × 10⁻³ बट्टा अणुभार किसका है, BaSO4 का अणुभार कितना दिया, 233। ये क्या आएगा, मोल पर लीटर, ये अपना S आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा कि इसको, यदि आप यूनिट चेक करो, यदि इसकी मोल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसका ग्राम तो इसको हमेशा अणुभार से डिवाइड कर दो। अब अपने S आ चुका है, अब अपन क्या निकालेंगे, S की, इसको सोल्व करो, देखो क्या होता है। ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.01 × 10⁻³ जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग मोस्टली क्या आ जाएगी, ये 10⁻² हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻², ये 10⁻³ तो लगभग 10⁻5 आ जाएगा। अब देखो, अब BaSO4 हमें पता है BaSO4 कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, शुरू में ये S है, जब ये सॉल्यूशन बनाएगा तो ये S बन जाएगा और ये S बन जाएगा, तो KSP, S की पावर में क्या, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 इंटू इधर भी एस है, इसकी पावर में इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1, तो क्या आ जाएगा, S² आ जाएगा। S की वैल्यू हमें पता है, तो KSP इक्वल टू आ जाएगा 10⁻5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 10⁻10। लगभग ये आंसर आएगा 10⁻10 के आसपास। देखो 10⁻14 नहीं आएगा, 10⁻12 नहीं आएगा, 10⁻8 नहीं आएगा, 10⁻10 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विलेयता निकालने के लिए हमें उसकी यूनिट देखनी है। यदि इसकी यूनिट मोल में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि इसकी यूनिट मोल में नहीं है तो हमें इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, अणुभार से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसके S आएगा, और उसके बाद में हमें सीधा पता है कि इसका फॉर्मूला लगा देंगे। यदि किसी को S² में कोई दिक्कत है तो आप हमेशा याद रखो AXBY का फॉर्मूला, इसकी होता है कि KSP, इसका KSP कैसे निकालते हैं, X⁴X, Y⁴Y, S की पावर में X + Y। देखो यहाँ अपने BaSO4 है तो यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 1 है, किसके लिए, BaSO4 के लिए। ठीक है, तो देखो KSP निकालो आप, X की जगह 1, Y की जगह 1, S की जगह X + Y एंड 1 + 1, 1 की पावर 1 कोई मतलब नहीं, S 1 + 1 2, तो KSP का सीधा फॉर्मूला दे S²। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपके आगे से गलत नहीं होंगे। KSP के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इससे कर लिया करो। ठीक है, अब बात करेंगे 70 नंबर की। देखो 70 नंबर
BaOH की संतृप्त विलयन का मान कितने दिया, pH का मान 12 है, तो इसका KSP होगा। देखो अभी हमने निकाला था ऐसे BaOH की होल ट्वाइस, जब ये टूटेगा तो Ba2 प्लस 2OH माइनस बनाएगा। अब क्या दिया, इसका pH दिया हुआ कितना 12, तो हमें पता है कि pH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है 14। हम pOH निकाल सकते हैं, कितने हो गए 14 माइनस 12 तो 2 आ गए। pOH से हम OH माइनस निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, इसके एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर माइनस 2। ये हमारी OH माइनस की कंसनट्रेशन है। इसकी कंसनट्रेशन कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 2। हमें पता है कि Ba2 प्लस की कंसनट्रेशन OH माइनस की आधी है, तो Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन से आधी है, की कंसंट्रेशन से आधी है तब हाँ, तो Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, तो ये आएगी 10 की पावर माइनस 2/2, यानी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 या फिर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये किसकी आ जाएगी Ba2 प्लस की आ गई। अब अपन क्या करेंगे, KSP निकालना है, तो हमें KSP कैसे निकालते हैं, KSP देखो एक बार, BaOH की होल ट्वाइस, तो देखो यहाँ पे अपने ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे AXBY। इसके लिए KSP कैसे होता है, x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। यहाँ पे देखो अब कंपेरिजन करेंगे, यहाँ तो Ba यानी x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो KSP निकालेंगे हम कैसे आएगा, 1 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, s की पावर में 1 प्लस 2, तो कितना आ जाए 4s की क्यूब। हमें पता है ये रहा s, OH माइनस के लिए s ये, और BaSO4 की कंसंट्रेशन है वो s है। यहाँ पे क्या होगा, अब अपने को निकालना है s, तो s कौन सा ले, तो अपने सीधा आप जब भी इस तरह कंफ्यूज हो रहा हो तो आप सीधा BaOH की होल ट्वाइस को तोड़ लिया करो, Ba2 प्लस 2OH माइनस। इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी 10 की पावर माइनस 2 पैस, तो इसको तोड़ो तो 5। KSP कैसे लिखेंगे, इसकी पावर में 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, और इसकी पावर में कितना आएगा, इसकी पावर में कितना आएगा 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणांक 2 है। तो देखो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा KSP 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। यहाँ पे देखो चूँकि अलग अलग कंसंट्रेशन है तो ये फॉर्मूला लिखोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अलग अलग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो ये अपन नहीं करेंगे, ये नहीं लिख के अपन डायरेक्ट तोड़ने वाले मेथड से लिखेंगे। तो ये टूटेगा, तो ये S है, ये इसकी S हमें पता है, इसकी S हमें पता है, इन दोनों के अलग अलग S हमें पता है, और KSP निकालते हैं हमें पता है जितनी S है इसके कोफिशिएंट्स ऊपर पावर में चले जाते हैं, तो इसकी कोफिशिएंट 2 है तो ये पावर में 2 चला जाएगा, इसका 1 है तो 1 है तो 1 चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो KSP निकालना मेरे हिसाब से अब सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। कैसे, वैसे यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे Ba2 प्लस की हम सोचते Ba2 प्लस और OH माइनस की सेम है, लेकिन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका 1 कोफिशिएंट है और इसका 2 कोफिशिएंट है, तो Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि ये दुगनी है और ये आधी हो जाएगी। तो पहले Ba2 प्लस की निकाल लो, OH माइनस की निकाल ली और KSP निकाल लो, ठीक है। ये हो गया 70। अब बात करेंगे 71 नंबर की। रासायनिक साम्यावस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। साम्यावस्था स्थिर नहीं होता, सही बात है, स्थिर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विकारक जितना विकारक बन रहा है, जितना विकारक की रेट है, की दर होगी, उतनी ही प्रोडक्ट के बनने की दर होगी, प्रोडक्ट के बनने की रेट होगी। तो ये विक्रिया चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, तो स्थिर नहीं होता, ये बात सही है। साम्यावस्था पर विकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता नियत रहती है, बिल्कुल ये सांद्रता नियत रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज कोई नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, नहीं आता है। सिर्फ इतना होता है कि जितना विकारक बनेगा उतना ही विकारक वापस टूट जाएगा। तो विकारक टूटता रहता है, बनता रहता है, लेकिन दोनों सेम रेट में टूटते हैं और सेम रेट में बनता है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये नियत, ये बात सही है। तीसरा देखो, साम्यावस्था उत्प्रेरक उपस्थिति में प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल। जब भी साम्यावस्था, एक बार साम्यावस्था आ जाता है, एक बार साम्यावस्था आ जाता है, साम्यावस्था आने के बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्प्रेरक से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है।
उत्प्रेरक का क्या काम है, सिर्फ साम्य वस्तु को जल्दी लाने के लिए यूज में किया जाता है, साम्य वस्तु को जल्दी लाने के लिए। लेकिन हमें पता है कि साम्य वस्तु आ चुके हैं, उसके बाद में उत्प्रेरक डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है कि ये साम्य वस्तु को जल्दी ले आता है, रेट को तुरंत कर देता है, ठीक है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन, रासायनिक साम्य की प्रकृति गतिक नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ये अपने याद रखना, गतिक होती है। गतिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। गतिक, गति का मतलब स्थिर नहीं होती, गति का मतलब स्थिर, तो गतिक यानी स्थिर नहीं होती है। क्या बात ये सही है? नहीं, स्थिर नहीं होती, ये बात सही है। लेकिन इसने क्या बोला, गतिक नहीं होती, गतिक होती है हमेशा, डायनेमिक होती है। डायनेमिक मैंने बोला अस्थिर यानी भागती रहती, जो स्थिर नहीं है अस्थिर बोल दो। तो साम्यावस्था हमेशा याद रखना है, साम्यावस्था हमेशा गतिक होता है, गतिक होता है। अर्थात रुकता नहीं, रुका हुआ सा लगता है लेकिन रुका हुआ सा लगता है लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है। आगे बात साम्य अवस्था गति को होता है, अर्थात रुका हुआ सा लगता है अपने को, ऐसे लगता है जैसे रुक सा गया, क्योंकि सेम रहती है, कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन हमें पता है कि ये रुका हुआ नहीं होता, क्योंकि इसमें रेट, जितनी प्रोडक्ट की बढ़ने की रेट है उतनी ही अभिकारक के बढ़ने की रेट होती है। दोनों रेट सेम होती है लेकिन अभिकारक चलती रहती है, ठीक है। तो ये गतिक होता है हमेशा। ये बोला गतिक नहीं होता तो नहीं गलत है। क्या बात करेंगे 72 की। 72 में क्या दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया के लिए Kp अपॉन Kc का मान बोला। हमें पता है कि Kp इक्वल्स टू क्या होता है, Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और स्पेशली यहाँ पे देखो डेल्टा Ng का क्या मतलब होता है, गैसियस अवस्था में, गैसियस अवस्था में उत्पाद के मोल माइनस गैसीय अवस्था में किसके रिएक्टेंट अभिकारक के मोल, ठीक है। ये अपना डेल्टा Ng, सिर्फ गैसीय अवस्था, ओनली गैसीय अवस्था को ध्यान में रखना है अपने को। तो देखो यहाँ पे डेल्टा Ng निकालो आप। अब उत्पाद के मोल कितना है, 1, तो देखो 1 माइनस अभिकारक के कितना है, इसका 1 और इसका हाफ, तो 1 प्लस हाफ, तो देखो ये 1 से 1 चला जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ। तो Kp इक्वल टू आ जाएगा Kc इंटू RT पावर माइनस हाफ। हमें पूछा क्या है, Kp अपॉन Kc, तो Kc से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो Kp अपॉन Kc इक्वल Kc अपॉन Kc 1 हो जाए, तो RT पावर में माइनस हाफ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन RT पावर में हाफ। देखो ये माइनस होता है तो 1 अपॉन हाफ से, और 1 अपॉन हाफ को क्या होता है, रूट का अंदर होता है 1 अपॉन RT। तो Kp अपॉन Kc वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन RT। उम्मीद करता हूँ कि ये अपन इससे RPSC में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। RPSC Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे निकालते, सिर्फ गैसियस अवस्था में अपने चेंज करना है। ये अपना फॉर्मूला है, सीधा डेल्टा Ng की वैल्यू रखनी है और अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन RPSC में खूब आता है, तो अपने को ये इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे 73 की। 73, यदि स्थिर ताप पर 1 मोलर दुर्बल अम्ल विलयन को 0.01 मोलर तक तन्नु यानी डाइल्यूट किया जाए तो क्या होगा। तो देखो दुर्बल अम्ल है, क्या दिया हुआ है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड दिया हुआ है। हमें पता है वीक एसिड है, तो वीक एसिड 100% आयनित नहीं होता, 100% आयनित नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इसका मतलब कितना आयनित होगा, ये आयनन की मात्रा बताए, कितना प्रतिशत आयनित हो रहा है। तो इसको अल्फा से देखेंगे हम। इसकी फॉर्मूला होता है Ka/C। दुर्बल अम्ल के लिए आपको 2 ही चीज़ याद रखना, एक तो अल्फा याद हो गया, एक है कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू निकालते हैं हम C अल्फा से, ठीक है, और फिर pH निकाल सकते हैं हम। इन 2 चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। दुर्बल अम्ल के लिए यदि किसी को फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले बीच में कौन कौन से स्टेप में काम में लेते हैं। ये होती है अल्फा, अल्फा मतलब आयनन, कितना प्रतिशत इसका आयनन हो रहा है, ठीक। और उसके बाद ये H+ निकाल के pH निकालने के काम में आते हैं। तो देखो अल्फा वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर Ka/C। यदि अब देखो डाइल्यूशन करने से क्या फ़र्क पड़ता है। डाइल्यूशन करने से हमें पता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल बटा वॉल्यूम। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
डाइल्यूशन यानी तनुकरण कर रहा है, यानी डाइल्यूट का मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, एक तरीके से वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ाने से यदि ये बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या है, कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी सी कम हो जाएगा। तो देखो यदि ये सी कम हो रहा है तो एल्फा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यदि यहाँ पे यदि सी कम हो रही है तो एल्फा बढ़ेगा, तो एल्फा बढ़ेगा। एल्फा का मतलब क्या होगा, आयनन बढ़ेगा, तो आयनन बढ़ेगा, आयनन बढ़ जाएगा, तो आयनन प्रतिशत आयनन बढ़ जाएगा। बस सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। दुर्बल अम्ल के लिए एल्फा वैल्यू ऐसे निकलते हैं, और पीएच निकालना हो आपको तो आप यहाँ से सी हमें दिया हुआ होता है और एल्फा हम निकाल ही लेंगे, तो पीएच हम पीएच क्या लिखेंगे, फिर पीएच माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस, बस ठीक है। तो यहाँ से पीएच निकाल लेंगे, तो एल्फा वैल्यू दी हुई है। अब देखो डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। यदि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो इसका मतलब कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो तो क्या होता है, मोल अपन वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन होती है। वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होती है। कंसंट्रेशन कम होगी, यदि कंसंट्रेशन कम होगी तो एल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, एल्फा बढ़ेगा। तो एल्फा बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, आयनन बढ़ जाएगा, तो आयनन बढ़ जाता है। आपको सीधे सीधे याद रखना, डाइल्यूशन करने से आयनन हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अब बात करेंगे 74 की। 74 ब्रोंस्टेड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में अभिक्रिया में से कौन अम्ल है, हमें पता, कल ही हमने बताया, कल ही हमने क्या पढ़ा था कि ब्रोंस्टेड के बारे में हमने देखा था। ब्रोंस्टेड के हिसाब से क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जो H प्लस को त्याग करे, जो H प्लस का त्याग करे। और क्षार क्या होता है, जो H प्लस को ग्रहण करे, जो H प्लस को ग्रहण करे। बस ये अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। अम्ल और क्षार, ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब अपन निकाल लेंगे, हमें इस रिएक्शन में पूछे कि कौन सा अम्ल है। तो देखो रिएक्शन क्या दी हुई है, NH3 प्लस H2O से क्या बन रहा है, NH4 प्लस OH माइनस। आप एक एक चीज़ देखो, आप इस NH3 वाले कंपोनेंट को देखो NH3 से किस में जा रहा है, NH4 प्लस में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये H प्लस लिया होगा, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब ये H प्लस लिया होगा। तो यदि NH3 H प्लस ले रहा है, जो H प्लस को ग्रहण कर रहा है, तो क्या होगा, क्षार। तो NH3 यहाँ पे क्या है, क्षार है, क्षार है। अब इसकी दूसरी रिएक्शन देखो, उल्टी भी चल सकती है। NH4 प्लस ये क्या बना रहा है, NH3 में, तो ये NH3 कब बनाएगा, जब ये H प्लस का त्याग करेगा, ऐसे बनेगा। इसके उल्टे देखो NH3 प्लस H प्लस, इसका मतलब क्या, NH4 क्या कर रहा है, H प्लस का त्याग कर रहा है, तो NH4 H प्लस का त्याग कर रहा है, तो NH4 क्या कहलाएगा, NH4 प्लस क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक। अब दूसरा H2O वाला कंपोनेंट देखो, H2O से हमें क्या बन रहा है, OH माइनस बन रहा है, ठीक है। तो देखो H2O से OH माइनस बन रहा है, H2O से OH माइनस कब बनेगा, जब ये H प्लस का त्याग करते, जब ये H प्लस का त्याग करते, और जो H प्लस का त्याग करते हैं वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो H2O क्या कहलाएगा, एसिड यानी अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार दोबारा देखो यहाँ से दूसरी साइड से OH माइनस प्लस H प्लस से H2 बन रहा है, तो यानी ये OH माइनस क्या कर रहा है, H प्लस को ग्रहण कर रहा है, H प्लस को ग्रहण करके H2 बना रहा है, यानी तो OH माइनस क्या हो जाएगा, जो H प्लस का ग्रहण करे वो क्या होगा, क्षार होगा। हमने क्या पूछा हुआ है, हमें अम्ल पूछा हुआ है, अम्ल कौन कौन से हो गए, NH4 प्लस और H2O। तो हमें देखो NH3 और NH4 नहीं, H2 और OH माइनस नहीं, H2 और NH4 प्लस, हाँ ये सही है। H2 NH3 और OH माइनस ये क्या हो जाएंगे, ये क्षार के क्रम में, ये क्षार का ऑर्डर है और ये अम्ल का है। उम्मीद करता हूँ ब्रोंस्टेड इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में 46 और 47 यही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब भी वापस इसने घुमा फिरा के वही चीज़ पूछनी, तो अपने को अलग अलग जो जिस कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे NH3 NH4 आपसे बनी हुई है, तो इनमें देखो आप H प्लस कहाँ लगाना है, देखो NH4 प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा H प्लस है, तो यानी NH3 H प्लस को लिया होगा। इसी प्रकार H2O से OH माइनस, यहाँ पे देखो OH माइनस H प्लस की कमी है, इसका मतलब यहाँ पे H प्लस आया होगा, तो H2O माइनस किस तरह से H प्लस को त्याग कर रहा है और OH माइनस प्लस H प्लस बना रहा है, ठीक है, यानी ये H प्लस का त्याग कर रहा है। इसी प्रकार यदि आप देखोगे तो OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को ग्रहण करके H2O बना लेगा, इसका मतलब OH माइनस ग्रहण कर रहा है तो क्षार होगा, H2 त्याग कर रहा है तो अम्ल होगा, NH3 क्या कर रहा है, NH3 एक्सेप्ट कर रहा है तभी तो NH4 में, तो ये क्या होगा, NH3 क्षार होगा, और NH4 क्या कर रहा है, H प्लस का त्याग कर रहा है, तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ब्रोंस्टेड के जितने भी क्वेश्चन आप आराम से आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन में सारा चैप्टर अपना कवर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक एक चीज़ पर मैंने विशेष फोकस किया है, ठीक है। अब बात करेंगे 75 की। 75 किस अभिक्रिया के लिए KP का मान उच्चतम व निम्नतम होगा, क्रमश से पूछा उच्चतम व निम्नतम। देखो KP
इक्वल्स टू क्या होता है के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। तो के पी अपॉन के सी बराबर क्या आ जाएगा आर टी पावर में डेल्टा एन जी। ये जी उच्चतम मान है। उच्चतम मान कब होगा जब डेल्टा एन जी अधिकतम हो। और निम्नतम कब होगा निम्नतम मान जब डेल्टा एन जी क्या हो मिनिमम हो यानी न्यूनतम हो। वैसे हमें डेल्टा एन जी निकालना है। पहली रिएक्शन देखो N2O4 से 2NO2 हमें पता है दोनों गैसियस में होते हैं। तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की निकालते प्रोडक्ट के कितने मोल 2 माइनस रिएक्टेंट की कितने मोल 1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरा देखो 2SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है 2SO3 बन रहा है। तो डेल्टा एन जी इसके लिए निकालो। हमें पता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कितने मोल 2 माइनस रिएक्टेंट की कितने हो जाएगी 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी -1। ठीक है। अब तीसरा देखो x प्लस वाई से 4z x प्लस वाई से 4z। तो डेल्टा एन जी इसके लिए निकालो। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 4 माइनस रिएक्टेंट कितने हो गए 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2। चौथी रिएक्शन देखो a प्लस 3b से 7c a प्लस 3b से 7c। तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट कितना होगा 7 माइनस रिएक्टेंट कितनी है 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 तो 7 में से 4 गया 3। तो देखो डेल्टा एन जी अधिकतम किसके लिए 4 नंबर रिएक्शन के लिए 4 के लिए डेल्टा एन जी अधिकतम। डेल्टा एन जी अधिकतम कौन सी रिएक्शन के लिए 4 के लिए यानी 4 बोले तो डी ऑप्शन के लिए डी के लिए। तो के पी अपॉन के सी भी अधिकतम होगा तो के पी अपॉन के सी भी मैक्सिमम होगा। इसी प्रकार डेल्टा एन जी न्यूनतम देखो डेल्टा एन जी न्यूनतम किस में माइनस में जा रहा है किसके लिए सेकंड ऑप्शन है बी के लिए। तो इसके लिए के पी अपॉन के सी भी क्या होगा न्यूनतम होगा के पी अपॉन के सी भी मिनिमम होगा। हमें क्या पूछा पहले हमें पहले उच्चतम पूछा हुआ। तो उच्चतम किसके लिए होगा डी के लिए और फिर मिनिमम किसके लिए होगा बी के लिए। तो डी और बी आएगा डी और सी नहीं डी और बी हाँ ये सही है सी और बी नहीं डी और ए बी। आंसर क्या आ जाएगा डी और बी। उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी हमें एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें बाकी के रिमेनिंग 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे टेस्ट नंबर 4 के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। टेस्ट जो 15 क्वेश्चन की पहला वीडियो था और आज हम 15 क्वेश्चन की दूसरे वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है। एक बार आप जो भी साथी जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है आप अपने फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहाँ पे टेस्ट 1 एंड टेस्ट 0 दोनों डेमो टेस्ट है। आप उनको देखो उनके सॉल्यूशन को देखो आपको लगेगा कि वास्तव में क्वालिटी आरपीएससी के लेवल की है। यदि आपको क्वालिटी आरपीएससी के लेवल की लगे तो आप तुरंत ज्वाइन करो ताकि आगे के टेस्ट पेपर को आप मिस ना कर सकें। ठीक है। धन्यवाद।